गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा धीरे धीरे आप लोगों के पास बिल्कुल पहुंच रही है और आप लोग उसको देखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जो कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और बच्चों, एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि चूंकि वीडियो जो है रात में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइट की थोड़ी सी समस्या है, इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ होगी। बट क्वालिटी पे ना जाके इस इसकी क्वालिटी पर, क्लास की क्वालिटी पर आप लोग ध्यान देंगे और कंटेंट पर ध्यान दें। आपको सारी बातें अच्छे ढंग से बताई जाएंगी और आप मन लगा के इसको देखिए और जहाँ पर ज़रूरत पड़े आप उसको नोट्स भी बनाते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो बच्चों, आज जैसा कि ये चैप्टर है आपका रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, इस चैप्टर को हम मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम रसायन विज्ञान के पढ़ेंगे। और ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस चैप्टर में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो पूरे रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी बातें आप जब तक जानेंगे नहीं तब तक रसायन विज्ञान आपको थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूलभूत चीज़ों के बारे में बताई गई है और वो सारी चीज़ें आपको पूरे रसायन विज्ञान में मिलेंगी। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप जानेंगे नहीं तो रसायन विज्ञान पढ़ते समय आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इस पाठ का जो प्रारंभ है, हम इस पाठ को शुरुआत करते हैं पदार्थ से। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ की शुरुआत जो है हम पदार्थ से कर रहे हैं और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं बेटा कि पदार्थ क्या होते हैं, ये मैटर क्या होते हैं। पदार्थ को हम कह सकते हैं द्रव्य भी, ये द्रव्य होता है, पदार्थ या द्रव्य। कोई भी बात कही जाए, चाहे पदार्थ कही जाए या द्रव्य कही जाए, दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। ये थोड़ा ध्यान देंगे, इंग्लिश के भी टर्म पर थोड़ा ध्यान देते चलेंगे। अब हम जानेंगे कि पदार्थ है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पदार्थ, जैसा कि आप लोग अपने चारों ओर अगर दिमाग घुमाओ, अपनी नज़र घुमाओ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे और बहुत रूप में मिलेंगी, बहुत सारी अवस्थाओं में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पदार्थ या द्रव्य होते क्या हैं। जैसे आपको हम बताएं कि पदार्थ उन सभी वस्तुओं को हम कहेंगे जिनके अंदर, जिनके पास क्या हो? द्रव्यमान हो, जिनका अपना एक द्रव्यमान हो और जो एक निश्चित स्थान घेरते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पदार्थ। तो यहां पर हम थोड़ा लिखते चलते हैं कि पदार्थ पदार्थ वे होते हैं, पदार्थ वे होते हैं जिनमें जिनमें द्रव्यमान द्रव्यमान हो और कुछ न कुछ स्थान घेरते हों, स्थान घेरते हों। तो बच्चों, उन्हें हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अगर आपसे कोई पदार्थ के बारे में पूछे तो आप उसको ये डेफिनेशन बताओ और एग्जाम में भी आए तो आप इसको लिखो कि पदार्थ वे होते हैं जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है और जो कुछ न कुछ क्या घेरते हो? स्थान घेरते हो। जैसे बच्चों, आप देख रहे हो कि ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है? एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ न कुछ क्या, जहां पे है वहां कुछ न कुछ स्थान भी घेर रहा है, इसको हम पदार्थ कह सकते हैं। हम लोग भी पदार्थ की ही श्रेणी में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है और हम लोग भी कुछ न कुछ स्थान घेर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, जैसे ये कमरा है, कमरे में क्या है? हवा है, एयर है। तो हवा भी क्या है? एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि पदार्थ इसलिए है कि उसमें भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है और वो पूरे कमरे का स्थान घेरे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आप दूध पीते हैं, पानी है, तो वो भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि पानी हो या दूध हो, सबका अपना एक क्या होता है? द्रव्यमान होता है और वो जहां रखोगे कुछ न कुछ स्थान भी कवर करता है। तो पदार्थ के बारे में दो बातें आप लोगों ने जाना कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं होती हैं जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है और जो कुछ न कुछ क्या क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। इतनी बातें आपको समझ लेनी है। अब इसके बाद आता है बच्चों कि पदार्थ का वर्गीकरण, किस प्रकार से हम पदार्थ को वर्गीकृत करेंगे। तो यहां पर आता है अगला टॉपिक, पदार्थ का
वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थ को हम कितने भागों में कैसे बांटेंगे, कैसे इसको हम वर्गीकृत करेंगे कि जो पदार्थ आपके चारों ओर दिखाई दे रहे हैं उनको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण करते समय हम इनका दो आधार लेते हैं। एक तो पहला आधार जो होता है भौतिक आधार। भौतिक आधार पर कैसे हम पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे, भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर। और दूसरा है रासायनिक आधार पर हम पदार्थों का कैसे वर्गीकरण करेंगे, रासायनिक आधार पर। ये तो हमें ये जानना है कि पदार्थ का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पदार्थ के भौतिक आधार पर, अर्थात उनकी जो बाहरी, भौतिक का मतलब होता है बच्चों बाहर जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर कैसे करेंगे, और रासायनिक आधार पर कहने का मतलब हुआ कि उसको हम उनके कंपोजिशन अर्थात उनके संगठन के आधार पर हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। हम चाहते हैं बच्चों कि इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसके बाद चूंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड मेरा छोटा है और इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे और यहाँ के से हम इसको फिर से ऊपर से लिखेंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, चलिए थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। तो हमने आपको बताया कि पहला जो होता है भौतिक आधार पर, उसी को टेकअप करते हैं। भौतिक आधार, भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है बच्चों, और आप ध्यान से इस बात को देखिएगा, समझिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सारी बातें पूछी जाएंगी। इस चैप्टर से कम 3 से 4 नंबर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कि इस चैप्टर में अब आपको रसायन विज्ञान में कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो भौतिक आधार पर क्या करेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से भौतिक आधार पर करते हैं। तो भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर देते हैं। ये है आपके 3 प्रकार, यहां पर ग्रुप बना लेते हैं। पहला तो होता है, क्या होता है बच्चों, ठोस पदार्थ। भौतिक आधार पर हम कर रहे हैं, तो पहला जो होता है वो ठोस पदार्थ है। दूसरा क्या है, द्रव पदार्थ है। और तीसरा जो है वो गैसीय पदार्थ होते हैं, गैसीय पदार्थ। ये तो भौतिक आधार पर हम सभी पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला तो आपका ठोस पदार्थ होता है, दूसरा आपका द्रव पदार्थ होता है, और तीसरा आपका गैसीय पदार्थ होता है। अब इनके बारे में बच्चों हमसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, किन पदार्थों को हम ठोस पदार्थ कहेंगे, उनके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसके आधार पर उनको हम ठोस कह रहे हैं, और वही ठीक उसी प्रकार से किन पदार्थों को हम द्रव अवस्था में रखेंगे और उनके क्या गुण हैं, और उसी प्रकार से गैसीय पदार्थों के गुणों के बारे में हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भौतिक आधार पर जो हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं उसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे जानेंगे। एक कॉलम के रूप में हम यहाँ पर बना लिए कि कैसे हम ठोस पदार्थ को कैसे लिखेंगे, द्रव पदार्थ को कैसे लिखेंगे और गैसीय पदार्थ को कैसे लिखेंगे, इनके बारे में हम जानें। तो बच्चों आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आप लोग बिल्कुल एकदम कॉन्शियस होकर इसको अगर सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखते हैं, तीनों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा और लिखने में भी आसानी होगी। जैसा कि बच्चों आपको हम बता दें कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, अगर देखा जाए तो ठोस पदार्थ चाहे वो जो भी पदार्थ हो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे वो द्रव पदार्थ हो, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन तीनों स्थितियों में अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे देखा जाता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कण जो होते हैं एकदम पास पास होते हैं। कहने का मतलब ये वाली स्थिति होती है। कहने का मतलब ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये बिल्कुल पास पास होते हैं। इनके बीच जो बल लगता है, दो कणों के बीच एक बल लगता है बच्चों, और उस बल को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। क्या कहते हैं बच्चों, अंतरा आणविक बल। ये क्या होता है भाई, अंतरा आणविक बल।
अंतरा आणविक, जैसा कि इसके शब्द से ही क्लियर है, आणविक बल, दो अणुओं के बीच लगने वाला बल। अर्थात ये देख रहे हैं जो दो अणु हैं, इनके बीच जो आपस में जो बंधे हैं दो अणु, वो किसी न किसी बल से बंधे होते हैं, किसी न किसी फोर्स से बंधे होते हैं। तो दो अणुओं के बीच लगने वाले जो बल होते हैं उनको अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान से नोट भी करते चलेंगे कि दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो ठोस अवस्था में क्या होता है बच्चों, की जो अंतरा आणविक बल होता है ये अधिक होता है। अंतरा आणविक बल अधिक होता है किसके केस में, ठोस के केस में। याद रखें क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो अभी आप इसके बाद वाले पॉइंट में आप देखेंगे कि चूंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अणु जो होते हैं एकदम पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं, इसलिए उनके बीच जो अंतरा आणविक बल लगता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर इसी केस को देखा जाए द्रव में अंतरा आणविक बल को, तो यहां पर अंतरा आणविक बल की स्थिति क्या होती है, जो अणु होते हैं ये ठोस पदार्थों से थोड़ी दूर पर होते हैं, ये स्थिति होती है। यहां पर देखें बिल्कुल अणु एक दूसरे से सटे हुए थे ठोस पदार्थ की स्थिति में, लेकिन द्रव में क्या होता है कि अणुओं के बीच की क्या होता है, जो दूरी होती है थोड़ी बढ़ गई और इनके बीच में बल यहां से कम लग रहा है। तो यहां पर स्थिति क्या होती है कि अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल ठोस की तुलना में क्या होता है बच्चों, कम होता है, कम होता है। ठोस में अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो द्रव पदार्थ होते हैं उनमें अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, यहां पर सबसे ज्यादा होता है। और यहां पर स्थिति अगर देखी जाए, अगर इसमें क्या कहते हैं गैसीय पदार्थों में, तो यहां पर स्थिति कुछ बहुत ही डिफरेंट होती है। यहां पर अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच जो लगने वाला अंतरा आणविक बल है वो बहुत ही कम होता है, बिल्कुल बहुत इतना कम होता है कि अगर गैस पदार्थ को अगर हम छोड़ दें, अर्थात कोई भी गैस कोई भी हवा अगर उसको हम एक बांधे ना, तो उसके अणु बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनके बीच कोई बल कार्य नहीं करता है, कोई बल नहीं लगता है। तो यहाँ पर अंतरा आणविक बल जो होता है, अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, अर्थात नगण्य होता है, कह सकते हैं बहुत ही कम होता है। अब आप पहला पॉइंट आपने देखा कि ठोस पदार्थ में क्या होता है कि जो अंतरा आणविक बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और द्रव में आपने देखा कि अंतरा आणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है। और यहां आप देख रहे हैं गैसीय पदार्थ में कि अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होता है। आप यहां नगण्य भी लिख सकते हैं, नगण्य। ये नगण्य का मतलब होता है जिसकी गणना न की जा सके, बहुत ही कम होता है, बिल्कुल एकदम उसके इतना कम होता है कि ठोस के जो अणु होते हैं एक दूसरे से बंधे नहीं हो सकते, बिल्कुल बंधे ही नहीं रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं, अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी, ये क्या होता है भाई, अंतरा आणविक दूरी का मतलब दो अणुओं के बीच की दूरी। जैसे दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहा गया, वैसे ही दो अणुओं के बीच जो दूरी होती है उसको अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। तो ठोस में क्या होता है कि अंतरा आणविक दूरी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये क्या है, सटे हुए हैं, अर्थात एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इसलिए अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है। आप देख रहे हो बिल्कुल ना के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। किसमें, ठोस पदार्थ में, अर्थात अंतरा आणविक दूरी बहुत ही कम होती है। अगर यही चीज इसमें देखा जाए द्रव पदार्थ में, तो यहां अंतरा आणविक दूरी ठोस से ज्यादा है। ये आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर दूरी थोड़ी बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। तो अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी
अंतरा आणविक दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है। आप चित्र से भी आप स्पष्ट करते चलेंगे, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या है, अंतरा आणविक दूरी बिल्कुल कम है, एकदम सटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़े से अणु जो है थोड़े से दूर हैं, इसलिए अंतरा आणविक दूरी का मान क्या है, थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। और यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल कंडीशन एकदम अपोजिट है, यहाँ पर अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। आप ये कंडीशन आप देख रहे हो, तो दो बातें आपने देखा, ठोस पदार्थ में आपने देखा कि अंतरा आणविक बल अधिक होता है, और इसमें क्या होता है, अंतरा आणविक दूरी भी बहुत कम होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंतरा आणविक दूरी है वो ठोस की तुलना में क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर अंतरा आणविक दूरी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा है, दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तीसरी बात आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तीसरी बात आकार के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। आकार का मतलब उसका शेप, कहने का मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं बच्चों, उनका आकार निश्चित होता है। जैसे ये आपका मार्कर है, ये ठोस अवस्था में है, इसका आकार निश्चित है। कोई भी ठोस पदार्थ आप लेंगे तो उनका क्या होगा, आकार निश्चित होगा। तो आकार यहां पर क्या हो गया, निश्चित। आप लिखते भी चलेंगे क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, नोट्स भी आपका तैयार होता चले। तो आकार क्या है यहां पर ठोस पदार्थ का, निश्चित। यहां पर क्या होता है आकार, यहां पर आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। आप जानते हो कि द्रव पदार्थ का कोई आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन के आकार का वो हो जाता है। जैसे अगर पानी है या दूध है या तेल है, अगर हम उसको बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, गिलास में डालेंगे गिलास के आकार का हो जाएगा, किसी डिब्बे में डालेंगे डिब्बे का आकार का हो जाएगा। तो कहने का मतलब आकार जो होता है द्रव पदार्थों का वो क्या होता है बेटा, अनिश्चित होता है। कहने का मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी गैस पदार्थों के बारे में भी कहा जाता है, गैस को भी जिस बर्तन में आप डालोगे वो पूरे बर्तन का आकार कवर कर लेता है पूरा, अर्थात यहां पर आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, आप लोग समझते चले। कई बार एग्जाम में आपसे बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है, क्योंकि ये पाठ जो आप पढ़ रहे हैं एक क्लास 12 में भी ये पहला पाठ यहीं से प्रारंभ है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11th और 12th दोनों के लिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आप आकार के बाद आप देखें चौथे नंबर पे आयतन की चर्चा कर लिया जाए। आयतन, अब आयतन के बारे में देखा जाए। आयतन का मतलब होता है, आयतन आप लोग बताओ, कोई कमेंट करके बताए कि आयतन क्या होते हैं, बताइए आप लोग। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है, कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं। आयतन बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल कैपेसिटी, क्षमता, एबिलिटी, ठीक है, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा हम और आगे मॉडिफाई करते हैं। आयतन का मतलब बच्चों होता है कि कोई वस्तु जितना आकार घेरती है, जितना जगह घेरती है, वही उसका आयतन हुआ। जैसे अगर हम अपना आयतन बात करें तो हम कुछ जगह घेरे हुए हैं, अर्थात जितनी जगह हम घेरेंगे वो हमारा आयतन होगा। ये मार्कर है, हम जहां रखेंगे कुछ न कुछ जगह ये कवर करेगी, तो जितनी जगह ये कवर करेगी वो उसका आयतन होगा। तो कहने का मतलब ठोस पदार्थ के बारे में देखा जाए तो ठोस पदार्थों का जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पर आयतन क्या लिखेंगे, निश्चित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी चल रही है बच्चों, ध्यान से आप इसको नोट भी करेंगे। आयतन निश्चित होता है किनके, ठोस पदार्थों के। द्रव पदार्थ का क्या होता है, द्रव पदार्थ का भी आयतन निश्चित होगा। क्यों निश्चित होगा, कि जैसे 1 लीटर दूध आप यहां तौलो चाहे अमेरिका में ले जाके तौलो, वो 1 लीटर से 2 लीटर नहीं होगा या आधा लीटर नहीं होगा। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर 1 लीटर
पानी है, 1 लीटर दूध है, तो उसको चाहे यहाँ तौलो, चाहे ले जाके ध्रुव पे तौलो, चाहे चले जाओ वहाँ ऑस्ट्रेलिया में तौलो, या किसी पोल पर आप पहुंच जाओ, अंटार्कटिका में पहुंच जाओ, वो 1 ही लीटर रहेगा। तो आयतन जो होता है उस द्रव का, ये क्या होता है, निश्चित होता है। ये निश्चित, बिल्कुल निश्चित होता है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि 1 लीटर दूध को चाहे हम यहाँ तौले, चाहे अमेरिका ले जाके तौले, वो 1 ही लीटर रहेगा। तो आयतन क्या है, निश्चित है। यहां पर क्या होता है गैस के केस में, गैस के केस में देखा जाता है कि अगर मान लीजिए हम गैस को, जैसे मान लीजिए धुआं है, धुआं क्या है, गैस ही तो है एक प्रकार से। अगर धुएं को हम क्या करें, एक डिब्बे में भी पैक कर सकते हैं और उसको एक बड़े से सिलेंडर में भी पैक कर सकते हैं, पूरे कमरे में पैक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उतना ही धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, उतना ही धुआं हम एक छोटे से डिब्बे में पैक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब धुआं यानी गैस जो होते हैं उनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों, क्योंकि जहां पर उसको जिस बर्तन में रखेंगे पूरा आयतन वो कवर कर लेगा। अर्थात अगर डिब्बे में बंद कर देंगे तो डिब्बे में पूरा कवर करेगा, हम कोई बाल्टी में बंद कर दे बाल्टी कवर कर लेगा, या पूरा कमरा में अगर पैक कर दे तो पूरे कमरे का आयतन वो कवर कर लेगा। तो कह सकते हैं कि जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनका आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है। ये हम लिखते हैं अनिश्चित। तो आयतन हो गया आपका अनिश्चित, आकार और आयतन दोनों जो है आपने देखा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए ठोस पदार्थों के, कि क्या क्या ठोस पदार्थों में क्या स्थिति होती है, गैस द्रव में क्या होता है और गैस में क्या होता है। अब इसके बाद आप उदाहरण दे सकते हैं, आप लोग उदाहरण को कमेंट में आप लोग लिखिएगा, हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं कि ठोस पदार्थों में आप क्या क्या देंगे और द्रव पदार्थ में क्या क्या उदाहरण आप देंगे। इसको हम आपके लिए ये पॉइंट छोड़ते हैं, आपके लिए ये पॉइंट छूटा है। आप ठोस पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिएगा, यहाँ पर द्रव पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिएगा और यहाँ पर गैसीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिएगा। अब ये बच्चों आप लोग देख रहे हो कि हम लोग पदार्थ पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ वे होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनमें कुछ न कुछ स्थान घेरने की भी क्षमता होती है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को हमने वर्गीकृत किया, एक आधार तो भौतिक आधार है, भौतिक आधार पर हमने देखा कि पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। अब इनकी कुछ बातें हमने यहाँ पर जो मोटी मोटी बातें थी यहाँ पर उसकी चर्चा की। अब इसके बाद बच्चों आता है कि जो ठोस जो आपके पदार्थ होते हैं उनको हम रासायनिक आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं, उनको भी हम यहाँ पर देखते हैं। एक स्क्रीनशॉट इसका बच्चों ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलें। ओके, मिटा दे बच्चों, कमेंट में आप लोग लिखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए, ओके ठीक है। बहुत तेजी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले रहे हैं, आप लोग बड़े तेज तर्राक हैं, इसलिए आप लोग बहुत काफी तेजी से चल रहे हैं, बहुत ही गुड। आइए हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं। दूसरे नंबर पे आपका रासायनिक आधार पर हम पदार्थों को कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो रासायनिक आधार पर पदार्थ या पदार्थों का वर्गीकरण, रासायनिक आधार पर क्या करेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भौतिक आधार पर पदार्थों को हम 3 कैटेगरी में बांटे थे, ठोस द्रव गैस में, उनकी कुछ बातों को हमने पढ़ा। अब रासायनिक आधार पर हम पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे। तो बच्चों रासायनिक आधार पर पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है बच्चों अशुद्ध पदार्थ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग ध्यान से बच्चों देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका चल रहा है, ये चैप्टर आपको पूरे रसायन विज्ञान में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि इस पाठ का नाम ही है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। अगर इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो हमें रसायन विज्ञान में ये सारे शब्द मिलेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और दूसरा जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये जो पाठ आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हो,
कक्षा 12 का भी पहला चैप्टर जो है वो यहीं से प्रारंभ है। तो कक्षा 11 और कक्षा 12 वाले के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण जो हम करते हैं वो दो वर्गों में इसको बांटते हैं। पहला तो है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अब बच्चों, शुद्ध पदार्थ को भी हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला तो जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको बोलते हैं बच्चों तत्व, और दूसरा शुद्ध पदार्थ जो होता है वो होता है बच्चों यौगिक। याद रखें, तत्व जैसा कि इसके अंग्रेजी में इसको लिखते हैं एलिमेंट। क्या लिखते हैं बच्चों, एलिमेंट। और यौगिक को लिखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड ये। अब इसको भी वर्गीकृत कर लेते हैं। अशुद्ध पदार्थ का केवल एक कैटेगरी होता है, वो होता है मिश्रण। क्या होता है बच्चों, मिश्रण। और मिश्रण के भी दो बच्चे हैं। पहला है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है बच्चों विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी है, आप लोग धीरे धीरे पकड़ने लगोगे, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। बहुत बढ़िया लिखता हूं। ओके, अब आप देखिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि एक हम मोटे तौर पे इसको हम वर्गीकृत कर दिए हैं कि रासायनिक आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को हम दो वर्गों में कैटेगराइज कर दिए। एक तो शुद्ध पदार्थ में तत्व है, दूसरा है यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ में एक आता है केवल मिश्रण, और मिश्रण भी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। इसको एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, जानेंगे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। क्योंकि इन सब चीज की जरूरत आपको डिटेल में पड़ेगी। और पूरे रसायन विज्ञान में आपसे कहीं तत्व आएगा, कहीं यौगिक आएगा, कहीं मिश्रण आएगा, कहीं शुद्ध पदार्थ आएगा। तो हम इन बातों को जरूर जाने, और ताकि हमें कोई आगे दिक्कत न होने पाए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, तब हम लोग अलग अलग इसकी चर्चा करते हैं। इधर का मिटा दें, हमको लगता है कि इधर का मिटा दें। आइए, ये शुद्ध पदार्थ, चलिए उधर का भी लिखा रहने देते हैं। आइए दो भागों में बांट लेते हैं। यहां से ये शुद्ध पदार्थ। जैसा कि अगर आपसे कोई पूछे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है बच्चों की, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके जो घटक होते हैं, अर्थात जिन चीजों से वो पदार्थ बना है, तो शुद्ध पदार्थ एक जैसे घटक उसमें पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ में जो घटक होते हैं वो एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए देखा जाए तो शुद्ध पदार्थ में जो भी आपको मिलेगा, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, उसमें क्या होगा कि घटक जो होते हैं एक निश्चित होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो हम देखें कि पहला जो आता है वो है तत्व। तत्व शुद्ध पदार्थ में पहला जो आता है वो तत्व है। इसको समझते हैं, कैसे कहेंगे ये शुद्ध पदार्थ, और तत्व की डेफिनेशन क्या है, तत्व को हम कैसे लिखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे। तो तत्व क्या होते हैं, आप सुनो। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं, शुद्ध कहिए या ना कहिए, आप ये कहिए कि तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक जैसे परमाणुओं या अणुओं से बने होते हैं, एक समान परमाणु या अणु से बने होते हैं। तो वे पदार्थ जो एक जैसे, कहने का मतलब वो अलग ना हो, जो एक जैसे परमाणुओं या अणुओं से बने होते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है। तत्व कहा जाता है। बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वे पदार्थ जो एक जैसे परमाणुओं या अणुओं से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे कहा जाए कि हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, बहुत सारी आप ले सकते, क्लोरीन Cl2,
बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे इसमें हाइड्रोजन 2 है, लेकिन क्या है, 2 भले हैं लेकिन एक जैसे परमाणु ही हैं। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन क्या है, तत्व, तो इसमें कोई दूसरा नहीं है। भले ये यहाँ 2 लिखा है लेकिन ये दोनों एक ही एक जैसे हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, तत्व। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन में भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, एक जैसे हैं। नाइट्रोजन में भी आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के भी यहाँ पर 2 परमाणु हैं और एक जैसे हैं। क्लोरीन में भी आप देख रहे हैं कि Cl और Cl एक जैसे, यहाँ पर कोई अलग नहीं है, दोनों सब एक जैसे हैं। ऐसे ही आप ओजोन को भी ले सकते हैं, ओजोन O3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, भले 3 हैं लेकिन तीनों एक जैसे हैं। तो आप कह सकते हो कि वे पदार्थ जो एक जैसे परमाणुओं या अणुओं से बने होते हैं उन्हें हम तत्व कह सकते हैं, तत्व कहे जाते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। तत्व की डेफिनेशन आप इसको लिखेंगे, एग्जाम में आपको पूरा अंक मिलेगा, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए अब शुद्ध पदार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो शुद्ध पदार्थ का जो दूसरा, या थोड़ा सा इसको बच्चों थोड़ा सा और डिटेल हल्का सा कर लें कि जो तत्व होते हैं शुद्ध पदार्थ, जो अभी हमने देखा, तत्व के 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3, याद रखें 3 बच्चे हैं इसके। पहला जो है वो है धातु, ये तत्व ही है धातु। दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। ये तो तत्व को भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं, तत्व को हम 3 भागों में बांट देते हैं। तत्व के 3 संतान हैं, 3 बच्चे हैं, और पहला बच्चा जो बड़ा वाला है वो धातु कहलाता है, उसका नाम धातु है। दूसरा जो है वो अधातु है और तीसरा क्या है, उपधातु है। इनके बारे में चर्चा हम, इसका एक अलग चैप्टर है, हम उसको अलग से पढ़ाएंगे। इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में जब आएगा तो इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बहुत इसको ब्रॉड हम लोग अध्ययन करेंगे। यहां पर सिर्फ इतना जानेंगे कि तत्व के 3 बच्चे हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। ओके, चलिए आइए। अब जो है तत्व के बाद हमने आपको बताया था कि जो शुद्ध पदार्थ का दूसरा जो है वो क्या होता है बच्चों, यौगिक। यौगिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यौगिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, कंपाउंड। कंपाउंड। आपको एक बात फिर से हम बता देना चाहते हैं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये चैप्टर, इस चैप्टर की जरूरत आपको पूरे रसायन विज्ञान में पड़ेगी। कहीं यौगिक लिखा मिलेगा, कहीं तत्व लिखा मिलेगा, कहीं शुद्ध पदार्थ लिखा मिलेगा, कहीं आपको मिश्रण मिलेगा, उसमें भी समांगी और विषमांगी आएगा। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जहां पर जो आए आपके दिमाग में एक चित्र बन जाना चाहिए कि अगर यौगिक कह रहा है तो यौगिक क्या होता है, तत्व कह रहा है तो तत्व क्या होता है। अब आप पढ़ ले रहे हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए यौगिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि हम किन पदार्थों को यौगिक कहेंगे। जैसा कि हम लोग शुद्ध पदार्थ ही पढ़ रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अगर इसको परिभाषित करना हो यौगिक को, तो हम कहते हैं कि वे सभी पदार्थ, या कह दें वे सभी शुद्ध पदार्थ जिनमें परमाणु या अणु जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। या इसको थोड़ा सा और बढ़ा ले, वे सभी शुद्ध पदार्थ जिनमें परमाणु अणु या तत्व, परमाणु अणु या तत्व ये एक निश्चित अनुपात में जब जुड़ जाते हैं, तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो हम इसको यहां पर लिख भी लेते हैं, वे पदार्थ जिनमें परमाणु या अणु या तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यौगिक कब बनता है, जब परमाणु हो या अणु हो या तत्व हो,
हो तो कोई भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, एक निश्चित अनुपात में मिले। ऐसे नहीं कि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो जल को अगर फार्मूले के रूप में लिखें तो क्या लिखते हैं, H2O। यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का जो अनुपात है वो फिक्स है। अगर आप 2 परमाणु हाइड्रोजन का 1 परमाणु ऑक्सीजन के साथ जब आप मिलाओगे तभी जल का एक अणु आपको मिलेगा। आप कह सकते हो कि जल एक यौगिक है। और जल यौगिक क्यों है, क्योंकि यहां पर जो इसके घटक हैं अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। एक बार बोर्ड की एग्जाम में पूछ लिया गया था कि आप बताइए कि जल एक यौगिक है, आप अपना कारण बताइए कि जल एक यौगिक है। तो जल एक यौगिक है, क्यों यौगिक है, क्योंकि इसके जो परमाणु हैं, इसके जो अणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले हैं। तो निश्चित अनुपात में मिले होने के कारण हम इसको क्या कह सकते हैं, ये यौगिक है। तो अब एक उदाहरण आप और दे सकते हो, जैसे है आपका अमोनिया। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अमोनिया फार्मूला इसको लिखते हैं NH3। तो यहां पर N का कितना परमाणु है, 1, और हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 3। तो यहां पर भी देख रहे हो कि अमोनिया जब बन रहा है तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु होना चाहिए और हाइड्रोजन का 3। तो एक निश्चित अनुपात आप देख रहे हैं। तो जब परमाणु, अणु या तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या होता है कि वहां पर यौगिक बनते हैं। बात क्लियर हो रहा है बच्चों की नहीं। इसके बाद क्या होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कुछ आगे की बातें की जा सकें। ओके, आइए चलिए। तो हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि शुद्ध पदार्थ में 2 होते हैं, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि तत्व वे होते हैं जिनमें एक जैसे परमाणु आपस में जुड़ते हैं, एक जैसे अणु आपस में जुड़ते हैं। और यौगिक में मैंने आपको बताया कि वे सभी शुद्ध पदार्थ जिसमें क्या होता है, जो परमाणु, अणु या तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। आइए हम लोग यहां पर चलते हैं अशुद्ध पदार्थ के बारे में। उसका यहां पर ले लेते हैं, थोड़ा सा मदद मिलेगी। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है, आपका मिश्रण। ये मिश्रण, चलिए मिश्रण के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें। जैसा कि अशुद्ध पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं और रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हो, आप देख रहे हैं यहां पर। देखिए मिश्रण क्या होता है, मिश्रण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मिक्सचर। थोड़ा अंग्रेजी के भी टॉपिक पर बच्चों आप लोग ध्यान केंद्रित करते चलो, क्योंकि आगे चल के आपको अंग्रेजी वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा अंग्रेजी जानते रहोगे तो विशेष रूप से आप समझ पाओगे। तो मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब यहां पर क्या होता है, मिश्रण को कैसे हम परिभाषित करेंगे, कैसे जानेंगे कि मिश्रण है। तो मिश्रण के बारे में बताया जाता है कि जो मिश्रण होते हैं उसमें परमाणु, अणु या तत्व आपस में मिलते हैं। अब बात आई भैया, जब परमाणु, अणु या तत्व आपस में मिल रहे हैं तो यौगिक भी बन रहा है, परमाणु, अणु या तत्व आपस में मिल रहे हैं तो मिश्रण भी बन रहा है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, तो डिफरेंस है। वहां पर हमने आपको बताया था कि यौगिक जब बनता है तो तत्व में, उसमें तत्व, परमाणु या अणु जो मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। लेकिन मिश्रण के केस में कोई भी अनुपात नहीं निश्चित होता है। किसी भी अनुपात में जब ये मिलते हैं तो वहां पर क्या बन जाता है, मिश्रण। तो इसको हम लोग नोट भी कर लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक, जो या 2 से अधिक परमाणु अथवा अणु अथवा तत्व किसी भी अनुपात में, ध्यान देने वाली बात यहां से है, किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण
बनता है। बहुत ही सिंपल है। अगर तत्व परमाणु या अणु निश्चित अनुपात में मिल जाएं तो यौगिक बन जाता है बच्चों, इसके पहले आपने देखा। लेकिन जब तत्व परमाणु या अणु किसी भी अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वहां पर क्या बनता है? मिश्रण बनता है। जैसे अगर हम आपको बताएं कि मान लीजिए हम ले लें नमक ले लें और नमक को हम बालू में मिला दें, रेत में, तो पता लगा हम उसका कोई अनुपात निश्चित नहीं किए। अब हम एक बोरा नमक ले लें, चाहे हम एक बोरा रेत ले लें, उसमें हम 1 किलो नमक मिला दें, तो कोई अनुपात निश्चित नहीं है। तो अनुपात जब निश्चित नहीं होगा तो उस दशा में क्या बनेगा? मिश्रण। लेकिन अगर अनुपात निश्चित कर दिया गया, जो मिलाया जा रहा है अगर उनका अनुपात अगर हम निश्चित कर दिए तो वहां मिश्रण न बन के क्या बनेगा बच्चों? यौगिक बनेगा। तो इस बात को भी आप लोग यहां पर एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। यही एग्जाम्पल दे लो, जैसे रेत प्लस नमक, ये इनको जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर कोई अनुपात निश्चित नहीं है। तो इसका भी बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आपका, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे रसायन विज्ञान में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अभी हमने आपको बताया था कि जो मिश्रण होते हैं वो 2 होते हैं। मिश्रण के 2 बच्चे हैं, एक है समांगी मिश्रण, समांगी, और दूसरा है आपका विसमांगी। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लें, ये समांगी और विसमांगी। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताएं, मिश्रण कैसा होता है? अशुद्ध होता है, अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि शुद्ध में केवल तत्व और यौगिक आते हैं और अशुद्ध में आपका केवल मिश्रण आता है। तो यहाँ पर स्थिति क्या होती है? समांगी और विसमांगी को कैसे हम डिफाइन करेंगे? समांगी का मतलब होता है सम अंग, एक जैसा अंग। कहने का मतलब कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जो समांगी होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम देखें कि मान लीजिए हम शरबत पीते हैं। मान लीजिए शरबत में क्या होता है? हम पानी में चीनी मिला के घोर लेते हैं, इसे पलट लेते हैं। पीना है, गर्मी का मौसम बिल्कुल आ रहा है और हम लोग क्या करेंगे कि हम बिल्कुल उसको शरबत बना के हमको पीना है। तो क्या करेंगे बच्चों कि हम पानी लेते हैं और उसमें चीनी घोल लेते हैं। तो क्या होता है? चीनी जो होता है पूरे पानी में एक जैसा घुलता है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ज्यादा मीठा रहेगा, बीच वाला कम रहेगा, नीचे वाला, मतलब कहने का मतलब जो टेस्ट है, चाहे आप ऊपर से चखो, चाहे बीच से निकाल के चखो, चाहे आप नीचे से चखो, सब एक ही जैसा मीठा होगा। तो जब बंटवारा जो होता है, चीनी का जो बंटवारा है समान रूप से हो रहा है, तभी तो हर जगह मीठा है। अगर चीनी का बंटवारा समान रूप से ना होता तो कहने का मतलब वो एक जैसा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समांगी। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? जब अवयवों का बंटवारा एक समान रूप से होता है तो उसे समांगी मिश्रण, लग रहा है स्याही भी खत्म हो रही है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। मतलब जब अवयव शब्द आ रहा, अवयव का मतलब जैसे चीनी है, शक्कर है, उसको हम पानी में डाल रहे हैं तो चीनी का जो टुकड़ा है वो अवयव कहलाएगा। उसका एक समान वितरण हो रहा है। तो यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण कैसा एग्जाम्पल होगा बच्चों? समांगी होगा। और समांगी में एक बात आप और देख सकते हैं कि जो मिश्रण समांगी होते हैं वो पारदर्शी भी होते हैं। पारदर्शी का मतलब आप इधर से देखोगे तो उधर दिखाई पड़ेगा। समांगी का ये नियम है, चूंकि एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा घुल जाता है, उसमें पूरी तरीके से उसके अवयव क्या होते हैं? समान रूप से वितरित
हो जाते हैं। तो ये आप ये देख रहे हैं चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर चर्चा करें विषमांगी का, तो इसी का जस्ट उल्टा है। यहाँ पर जो अवयव होते हैं उनका बंटवारा एक जैसा नहीं होता है। जैसे अगर हम पानी ले लें, उसमें मिट्टी डाल दें, तो मिट्टी डालेंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी धीरे 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 वो नीचे ज्यादा बैठेगी, ऊपर कम हो जाएगा। आप देखे होंगे कितना भी गंदा पानी आप बाल्टी में भर दें, धीरे धीरे उसका जो मिट्टी वाला हिस्सा है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो वो मिश्रण कैसा कहलाएगा? विषमांगी। और वो पारदर्शी भी नहीं होता है। अगर उसको हम चला दें, बढ़िया हिला दें, तो कहीं से हम उसमें देख नहीं पाएंगे। तो उसमें विषमांगी में क्या होता है, जो अवयव होते हैं उनका एक समान रूप से वितरण नहीं होता है, बंटवारा जो है एक समान नहीं होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? जब जब अवयवों कहीं गलती हो रहा है क्या? अवयवों, यहाँ देखो गलती हो गई, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। सो रहे हो क्या बच्चों आप लोग? अवयवों का बंटवारा, जब अवयवों का बंटवारा एक समान नहीं होता है, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। एक समान न होने के कारण विषमांगी बन जाता, कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे आप ले सकते हैं कि मिट्टी प्लस पानी का घोल, ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? विषमांगी हो जाएगा। क्यों विषमांगी हो जाएगा? क्योंकि मिट्टी कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम। अक्सर आप देखेंगे मिट्टी ज्यादा नीचे होगी और ऊपर कम हो जाएगा। लेकिन चीनी और पानी का घोल आपका समांगी में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि चीनी जितना ऊपर घुलेगा उतना नीचे भी घुलेगा, तो वो समांगी में आएगा। समांगी या विषमांगी को देख के हम कैसे बताएंगे? उसकी हम पारदर्शिता को देख के। जैसे मान लीजिए चीनी पानी का घोल आप देखेंगे तो एकदम पूरे गिलास में एकदम झलकता रहता है। लेकिन अगर मिट्टी घोल देंगे तो मिट्टी में आपको पूरा एकदम मटमैला मटमैला दिखाई देगा, वो पारदर्शी नहीं होगा, तो वो विषमांगी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज इस पाठ में कुछ बातें हमने देखा कि क्या होते हैं पदार्थ, उसका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, भौतिक आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, रासायनिक आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। अब जो है इसके बाद का जो बचा हुआ चीज है उसको हम इस पार्ट के दूसरे पार्ट में हम लोग उसको पढ़ेंगे। क्योंकि थोड़ी सी बातें अगर हम और जान लेंगे तो हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मदद मिलेगी। अगर बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आया हो तो हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि आप लोग इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़िए, और आप लोग अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में दबा के शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको और भी मोटिवेशन तरीके से और भी एनर्जी से आपको पढ़ा सकें। और हम वादा करते हैं कि आपके एग्जाम तक आपकी पूरी रसायन विज्ञान आपको हम खत्म कर देंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। थैंक यू सो मच।